हो रहा है ना, उस दौरान आप ट्राई करो जाने का। तो उसमें आपको वो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी समझ में आएगा, और वहाँ के जो बायर सेलर हैं उनसे मिलने का आपको मौका मिलेगा। तो एक तो एग्जीबिट होती है हमारी प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कंडक्टिंग विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड टू एग्जिबिट योर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन बायर टू फाइंड कमिंग अप ट्रेड शो। एक है 10times.com। 10times.com है ना, वो इंटरनेशनली जहां जहां भी एग्जीबिशंस होते हैं उसका आपको मेल पे लिस्ट दे देगा, और वो अपडेट अपडेट होते हुए आते ही रहेंगे मेल आपके पास। तो कौन सी कंट्री में इस बार कौन सा एग्जीबिशंस लग रहा है वो सारा डिटेल आपको मिलेगा। अब ये जो एग्जीबिशंस होते हैं उसमें हमारा क्या रोल है, और कहाँ से बायर मिलेंगे, अभी बायर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम, सबको शायद याद होगा, 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का लिस्ट बताया था, याद है सबको? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का लिस्ट। मुझे लगता है सबका कैमरा चालू करवाना पड़ेगा। यस सर। कहाँ से देखा था दर्शन जी? याद है सर कि? बी टू बी से। नहीं। प्रीतम जी, आपको याद है हमने कहाँ से देखा था? आरसीएमसी का लिस्ट, एक 39 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का लिस्ट देखा था। करमनी, याद है आपको? आपका आवाज नहीं आ रहा है। इंडियन ट्रेड पोर्टल से सर। इंडियन ट्रेड पोर्टल। नहीं, देखो। डीजीएफटी के मैप। सेट से शायद देखा था। मैप। एग्जैक्टली, डीजीएफटी की वेबसाइट से। तो देखो, आप अगर वापस से देखोगे ही नहीं, संडे का सेशन हुआ फिर संडे के बाद दोबारा देखोगे ही नहीं ना, तो ये लफड़ा होगा। देखो, मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे। तो डीजीएफटी की वेबसाइट से ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के सेशन को ये रिलेट करता है, इसके लिए इसको दिखाना जरूरी है। और ये हमेशा आपके पास रखो, ये जो है ना आपके पास हमेशा रखो। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। और इसमें मैंने बोला था 2T। 2T, ये वाला भूल गया। अब ये जो है, वापस एक बार समझा देता हूँ कि एक्सपोर्ट और प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो गवर्नमेंट की बनाई हुई ऐसी बॉडी है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए बनाई हुई है। जैसे रेडीमेड गारमेंट, सबसे पहला आपको जो प्रोडक्ट दिख रहा है उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है? तो बोले अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर केमेक्सिल, और ऐसे पूरी लिस्ट है अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, अलग अलग लिस्ट पूरी आपको जो दिख रहे हैं। तो 39 पेज, 39 लास्ट में आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो आयुर्वेदिक वगैरह, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वो सब चीजों के लिए। ये दिखाना इसलिए जरूरी है आपको कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है वो क्या करती है, पूरे साल में 15 से 20 एग्जीबिशंस करवाती है। अब मानो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपने, फॉर एग्जांपल, आपने ये कॉफी का ही काम कर रहे हो, तो कॉफी बोर्ड के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो अब रजिस्ट्रेशन का क्या है, आप जब आईईसी लेते हो उसके बाद आपको किसी न किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन करना है जो आपकी प्रोडक्ट को रिलेट करती है। तो इसमें से देख लेना कौन सी प्रोडक्ट है और आप उसके साथ रजिस्ट्रेशन करोगे। वो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद वहां से आपको दो चीजें मिलती है। एक है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, कि किसी एक कंट्री में आपको प्रोडक्ट भेजना है तो उस प्रोडक्ट में क्या नया अपडेशन करना चाहिए वगैरह। वो लास्ट प्रोडक्ट के टाइम पे हमने बात की थी। अभी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाते, मार्केट के ऊपर जाते हैं, कौन सा मार्केट आपकी प्रोडक्ट के लिए सही रहेगा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स आपको गाइड करती है, नंबर 1।
दूसरा, आपने कोई मार्केट सिलेक्शन कर लिया, तो उस मार्केट में कौन कौन से बायर है उसका आपको सारा डिटेल मिलेगा। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि वहां से कैसे मिलेगा। तो जो 15 से 20 एग्जीबिशंस होते हैं पूरे साल में, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। एक आध दो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट पे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कैसे होता है। तो वो 15-20 एग्जीबिशन जो करते हैं उसमें जितने भी लोग आते हैं उनकी एंट्री होती है, उनका सारा डेटा उनके पास होता है। और ये जो एग्जीबिशन है ना बहुत सेगमेंटेड होते हैं, कि जैसे रेडीमेड गारमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें गारमेंट्स वाला ही आएगा, वहां पे रोटी मशीन बनाने वाला नहीं आएगा। वो आता है तो भी दूसरे पर्पज से, लेकिन वो रेडीमेड गारमेंट जो है उसमें रेडीमेड गारमेंट्स वाले ही लोग आएंगे, वही बायर आएंगे वहां पे। तो ऐसे लोगों का पूरा डेटा होता है। और डेटा कैसा, लेटेस्ट। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में एक नहीं तो दूसरे साल, दूसरे नहीं तो तीसरे साल ये आता जाते ही रहता है एग्जीबिशंस, स्पेशली फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। और गवर्नमेंट उसमें हेल्प करती है, एमडीए एमएआई वगैरह स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो हमको कंसेशनल रेट में स्टॉल मिलते हैं, कंसेशनल रेट में फ्लाइट की टिकट होती है, कंसेशनल रेट में होटल्स होते हैं। तो इस तरह से हमें बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से, और हम हमारी प्रोडक्ट का बाहर एग्जीबिशंस में ले जाके हमारा प्रमोशन करके आते हैं, उसके ऊपर से भी हमें आगे ऑर्डर मिलते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का जो रोल है वो प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट डेवलपमेंट का भी है। आपको चाहिए बायर का डिटेल। अब आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में आप बात करो कि मुझे ये प्रोडक्ट का स्पेसिफिक बायर्स का डेटा चाहिए, कौन सी कंट्री का चाहिए वो भी लिख के दो, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। अब एक आध खोल के आपको दिखाता हूं मैं कि एक आध दो एक्सपोर्ट प्रमोशन खोल काउंसिल खोल के देखते हैं। जैसे एईपीसी खोलते हैं, एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, इवेंट कैलेंडर्स। ये देखो 2025 मई में अभी अब दुबई में हुआ, स्पेन जापान यूएसए पोलैंड सऊदी अरेबिया, ऐसे पास्ट में भी हुए रहेंगे। ठीक, एक तो इवेंट की बात हुई, दूसरा रिसोर्सेस, कि उसमें जो मैगजीन वगैरह आते हैं तो उसमें क्या होगा, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, देखो ये है। तो लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट के बारे में भी उसमें न्यूज़ वगैरह मिलेगी आपको। जैसे ये बुक है तो इसको आप पढ़ने की कोशिश करना, तो उसमें लेटेस्ट न्यूज़ काफी सारी मिलेगी आपको, कि कौन सी कंट्री है, यूएस में क्या चल रहा है। देखो सिर्फ वही प्रोडक्ट के बारे में सारा डिटेल, वही प्रोडक्ट के बारे में, ऐसे। तो एक इस तरह से हेल्प करती है। अब बायर का डेटा आपको चाहिए
तो भी आप उनको डायरेक्टली पूछ सकते हो कॉल करके। अगर उनके पास से आएगा तो वो डेटा कैसा होगा? एक एक्सेल खुल रहा है। आपको एक्सेल दिख रही है? एक्सेल दिखा था आपको? नहीं। नहीं सर, नो सर। मैंने डाउनलोड किया ना, उसमें एक्सेल खुली। जो मैंने क्लिक किया ना, वहां से एक्सेल खुली। और ऐसा एक्सेल है, देखो। अभी दिख रहा है। ये पूरा बायर का डेटा होता है वहां से। बायर कैसे ढूंढने का, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ऐसे एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, फोन नंबर है, उसमें उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। क्या क्या इंपोर्ट किया, क्या क्या है, इसका सारा डिटेल है। तो वो डेटा हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिलता है। हमने सिर्फ अभी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की ही बात की। तो हाँ, ये तो ये अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स पे जाके सिर्फ मैंने यूएस एंड इसराइल का डेटा है, अनेक्षर 1 अनेक्षर 2 में। ये सब डेटा यहाँ से मिलता है। तो बायर कैसे ढूंढने का, तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स क्या क्या रोल है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एक आध और भी अगर हम देखें कि और कौन सी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स देखना हम पसंद करेंगे, मैं एपेडा ले लेता हूँ। एपेडा ये क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है और काफ़ी सारी प्रोडक्ट इसमें कवर्ड है। तो इसमें भी सेम टाइप की चीज़ें आपको आगे 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 दिखेगी। और इसमें भी बायर का डेटा आपको मिलता है। अलग अलग तरीके हैं उसको नोट करने के, उसको चेक करने के, उसको ढूंढने के। मैं इसमें मिलेट्स का एक था, मुझे ये मुंबई में एक एग्जीबिशन से वेरी शॉर्ट ऑफ कोर्स में 20-30 अगस्त को। और इनकी और कहाँ पे इवेंट्स है उसका भी लिस्ट होगा। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एक्सपोर्टिंग, ये देखो, राइस एस्टेब्लिशमेंट इन सेडा फॉर एक्सपोर्ट ऑफ राइस टू सऊदी अरेबिया। ऐसे काफी सारी चीजें और भी होगी। जीआई टैग, कच्ची कारे का जीआई टैग के लिए भी बात कर रहे हैं। और इवेंट्स का भी अ, अ, कि हर साल में एपेडे के भी कम से कम 15 से 20 इवेंट होती है। और इसका ये है, उसका ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और डेटा चाहिए तो एग्री एक्सपोर्ट
और फिर किसी मार्केट का इंसाइट चाहिए तो भी यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल दो, अलग अलग मार्केट के वो इंसाइट्स देते रहेंगे आपको। तो ये पेड़ा है, तो सऊदी अरेबिया में 13 जून को 2025 को कुछ में जामुन गया हुआ है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और एक आध एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स देखते थे, SRTEPC, वो आपको हो गया अभी मेटा, मैन मेड एंड टेक्निकल, मेटेक्सिल। मेटेक्सिल में क्या है, उसमें भी ऐसे ही आपको मैगजीन्स मिलेंगे, ईमेल आएंगे, मार्केट के बारे में आपको मालूम पड़ेगा, और कई बार बायर्स का भी डेटा आता है, जैसे यहाँ पे सुनते। ये है एग्जीबिशंस ना। ऐसे अलग अलग कंट्री में किए हुए हैं, और फ्यूचर में कौन से आने वाले हैं उसका भी लिस्ट होता है। जो रजिस्टर्ड मेंबर है उनके पास ईमेल चला जाता है कि पूरे साल में ये प्लानिंग है, और फिर जब जब स्पेसिफिक होते हैं एग्जीबिशंस तभी भी आपको बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स जो है वो बायर फंडिंग में कैसे हेल्प करती है। तो जो उनका सोर्स है, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में जो भी लोग आए उनका जो सोर्स है वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो आपको बायर को फाइंड करने में हेल्प करेगा। देन हेल्प यू टू गाइड प्रॉपर मार्केटिंग इन द ट्रेड। इनको एक्सपीरियंस होता है, ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है ना, उनको एक्सपीरियंस होता है कि कौन से मार्केट में कहाँ पे बायर है, क्या है। तो आपका कुछ सवाल होता है उसमें आपको प्रॉपर जवाब दे सकते हो कि इसमें इस तरह से जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे। और एक्सटेंड देयर सर्विस इन फाइंडिंग बायर्स फॉर योर प्रोडक्ट। अगर आपको मानो कुछ चाहिए, उनके पास लिस्ट में नहीं है लेकिन आपको कुछ चाहिए, तो भी वो आपके लिए अरेंज करवा के दे सकते हैं कि ओके, हम आपके लिए करके देंगे। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स का काम है कि इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो उसके लिए आपको डेटा दे सकते हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो कर सकते हैं, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सारे इंसेंटिव्स तो उनको रजिस्टर होते हैं उसके बाद ही हमें मिलते हैं। तो ये वैसे एक टाइप का कंपलसरी ही है कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना ही है। तो इससे आगे बढ़ो, इससे पहले इसके बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स? सर ये जानना था कि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, इन्होंने बस अपनी ये काउंसिल बनाई है कि इनकी जो सर्विसेज हैं, जो ये हेल्प है, तो ये हेल्प करते भी हैं? लाइक जैसा कि हम देखते हैं यूजुअली गवर्नमेंट ऑफिसेस कितने हेल्पफुल होते हैं, कितने नहीं होते हैं। या फिर अगर इनसे डेटा मांगना होता है तो क्या इनसे हम किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हेल्प मांग सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और बात सही भी है कि गवर्नमेंट ऑफिस के जो माहौल होते हैं वो थोड़े डिफरेंस होते हैं। बट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कभी आप विजिट करना, आपको माहौल डिफरेंट दिखेगा। बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, और जो इनका पर्पस है, एम टू सर्व, ये लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन अगर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है ना, उनका मेन एम ही है एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो यस, हेल्प करते हैं। जितने मेंबर ज्यादा बड़े उतना अच्छा होता है उनके लिए, उतना बड़ा ग्रुप, उतना बड़े रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको हेल्प मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मिलेगा, कांटेक्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। ये है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना वहाँ जरूरी होगा बस। तो ये दोनों के लिए काम करता है? अगर किसी को एक्सपोर्ट करना हो या फिर किसी को इंपोर्ट करना हो, तो दोनों में ये वैलिड होता है कि इंपोर्ट के लिए कोई अलग काउंसिल होती है? नहीं, इंपोर्ट के लिए अलग नहीं है, और इंपोर्ट को कोई प्रमोट करना नहीं चाहेगा, हालांकि नेसेसिटी है। बाकी इंपोर्ट के लिए प्रमोशन काउंसिल्स नहीं होती है,
और इनका जो रोल है मेजोरिटी एक्सपोर्ट फोकस ज्यादा रहता है, इंपोर्ट की साइड से उतना नहीं। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। फिर इंडिया ट्रेड पोर्टल बायर फाइंडिंग्स में कैसे हेल्प करती है? तो पहले ये वेबसाइट बहुत अच्छे से हेल्पफुल मुझे लग रही थी, लेकिन अभी जब से चेंज किया है इसको, मैं भी आधा कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डेटा हर चीज के दिए हुए होते थे। उसमें मार्केट इंसाइट्स करके जो आता था, क्योंकि टॉप 25 मार्केट ऑफ एक्सपोर्ट, टॉप 25 मार्केट ऑफ इंपोर्ट, ऐसा करके। तो उसमें मार्केट में अभी हाल क्या चल रहा है वो सारा चीज हमें दिखता था। वो फिलहाल यहाँ पे मार्केटिंग की साइड से स्पेशली बात कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। बट इसमें अगर बायर के लिए सिर्फ बायर फाइंडिंग की ही हम बात करें आज, तो बायर फाइंडिंग में कैसे हेल्पफुल हो सकता है? तो ये जो है ना, ट्रेड टेंडर एंड क्वेरी, इसमें किसी किसी कंट्री के, अर्जेंटीना की 11 क्वेरी है। तो अर्जेंटीना की 12 क्वेरी के ऊपर आपको लेके जाएगा। अगर आप फीओ के मेंबर हो, यूजर नेम पासवर्ड डालो, या किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हो, यूजर नेम पासवर्ड डालो। तो जिस किसी का भी कोई टेंडर है, कोई क्वेरी है, बांग्लादेश की 31 क्वेरी है अभी इंक्वायरी, चिले का एक है, साइप्रस के 24 है। ऐसे अलग अलग कंट्री के बायर्स की कुछ रिक्वायरमेंट होगी। जैसे लेबनान से 120 है, पोर्टुगल से 17 इंक्वायरी पड़ी है। तो ये चीजें आपको वहां से देखने को मिलती है। मार्केट के बारे में मस्त था, वो चीज नहीं दिख रहा है, बस बाकी तो। और जो भी ये है एग्जीबिशंस, लेटेस्ट न्यूज और अपकमिंग इवेंट, तो देखो आप, ये सारे बाहर के एग्जीबिशंस होंगे। ये यूएसए है, मिलान यानी इटली में है, ये मिलान में है, ये मिलान में है, सऊदी है, दुबई में है, साउथ अफ्रीका में है, थाईलैंड है। ऐसा एग्जीबिशंस में आप पार्टिसिपेशन भी कर सकते हो अगर आप मेंबर बन गए। 1 साल पुराना मेंबरशिप है आपका, तो आप खुद भी इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो। यस। तो फिर तो फिजिकल आपको मार्केटिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा कंसेशनल रेट में। लेकिन जब तक वो ना हो, तब तक आप डेटा से काम चला सकते हो आपका। तो इंडिया ट्रेड पोर्टल भी आपको हेल्प करता है बायर ढूंढने में। और ये थोड़ा पुराना है, अभी लेटेस्ट नया चेंज हुआ है वो। और क्या हेल्प करता है, तो मैंने लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था कि आपकी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड डालो। कहाँ डाला था हमने? एक बार याद कर लो। अभी खोलता नहीं हो, सिर्फ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमने एचएसएन कोड डाला। फिर आगे गए तो आगे जाके कंट्री का कोड डाला, और ऐसा करके हम पहुंचे कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट की साइड में उस कंट्री में क्या ड्यूटी है, या अगर इंपोर्ट करना हो तो हमारी साइड, हमारे यहाँ पे इंडिया में कितनी ड्यूटी है, जीएसटी वगैरह क्या है, फ्री ट्रेड इसमें फ्री है, रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, ये सारी चीजें देखने को मिली। इसमें हेल्प करता है रूल्स ऑफ ओरिजिन, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की बात की, वहाँ ये आपको गाइडेंस दे सकता है। साइटोसैनिटरी, एसपीएस, टीबीटी मेजर्स में, एक्सपोर्ट बेनिफिट में, और ये सारी चीजों में हमें ये हेल्प कर सकती है। अभी बायर ढूंढने के लिए और कोई तरीका है? तो हाँ है। क्या है? तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, रुको। ये रहा। चलो, इसमें मैं लॉग इन करता हूँ।
मैं यहाँ पे एम्बेसी लिखता हूँ। आपको दिखाई नहीं दे तो मुझे तुरंत पता नहीं। एम्बेसी, चलो, ये मैंने रोम में कम्युनिकेशन किया था और मुझे वहां पे मैंने किसी को मेल डाला कि मैं ये कंपनी हूँ और मेरा ये प्रोडक्ट है, मुझे उसके इम्पोर्टर्स का आप लिस्ट दीजिए। तो उन्होंने मुझे कुछ और पूछा, फिर कम्युनिकेशन हुआ और फाइनली मुझे रोम के अंदर जितने भी मैं जो प्रोडक्ट में डील करता हूँ उसके जितने खरीदार हैं उसका मुझे ऐसे लिस्ट मिल गया है। जैसे कि ये खोल के देखते हैं, इसमें कंपनी का नाम है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, ऐसे। तो बायर्स को कैसे ढूंढना, उसमें ये भी एक तरीका हुआ कि हम हमारी एम्बेसी जो है उसको बात करके बायर का डेटा मंगवा सकते हैं। तो एम्बेसी एम्बेसी से अगर मंगवाना है हमें कोई डेटा, तो उसके लिए कैसे सर्च करना है? तो यहाँ से आप सिंपली लिखो कि इंडियन एम्बेसी इन जापान ले लेते हैं, चलो, जापान। फिर आपको जाना है कांटेक्ट में, पहले नहीं तो वेबसाइट खोल लो, फिर देखो। अब कांटेक्ट अस में जाना है। ये क्या है? इंडियन टोक्यो, ओके। एम्बेसी का डिटेल, लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स है। ये मीन एम्बेसडर, स्पेशल असिस्टेंट, पीएस, और यहाँ पे एक कॉमर्शियल होगा। देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको? क्या नाम लिखा है? ये क्या नाम लिखा है? मैंने जो हाईलाइट किया वो नाम क्या लिखा हुआ है? देवजानी चक्रवर्ती, मिनिस्टर। एग्जैक्टली तो ये जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसके लिए। अभी आपको जापान में बायर का लिस्ट चाहिए, आपकी जो भी प्रोडक्ट है। मानो आप कॉफी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कॉफी का सारा चीज आपका हल्का फुल्का सेटअप हो गया, अभी जापान के लिए आपको मार्केट लग रहा है और मार्केट में एंट्री लेनी है और डेटा चाहिए आपको। तो क्या करना है, देवजानी चक्रवर्ती जी को एक ईमेल लिखो, जैसे मैंने अभी मेरा एक ईमेल दिखाया था रोम के लिए, ऐसे वो मेल आपको लिखना है। उसके बाद हो सकता है आपको वो कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि काफी लोग ईमेल करते हैं, तो वो सबको भी जवाब देना, तो वो जेन्युइन है कि नहीं है वो भी तो देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं सामने, लेकिन इसके बाद आपको सही में जो आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डेटा मिल जाता है। और कोई एक एम्बेसी देखते हैं, किसी को किसी किसी कंट्री की एम्बेसी देखनी हो तो बताओ, कौन 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 सी कंट्री की देखनी है? बोलो। दुबई का। ब्राजील। ये ईरान,
कॉन्टेक्ट नंबर होगा, कॉन्टेक्ट। और इसमें देखिए, एक ये नाम, ये जो है, ये इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको मेल करना है करके आपको बता रहे हैं। कॉमर्शियल मैटर, हमें हमेशा इतना ध्यान रखना है, हम कॉमर्शियल मैटर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल के लिए इस तरह की चीजें आएगी। फिर किसी ने बोला कि इंडियन एम्बेसी इन, और बस एक ही देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोला था? दुबई। यू, वही चाहिए ना आपको? दुबई, दुबई शायद यूएई होगा ना? हाँ, यूएई। कॉन्टेक्ट, और इसमें भी कॉमर्स करके लिखा हुआ है, देखना। इसमें एक ही है, तो यहाँ पे आपको करना है दुबई में। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग कि बात क्या करना है और कैसे करना है। तो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एम्बेसी एक्सटेंड देयर सर्विस इन हेल्पिंग एक्सपोर्टर टू फाइंड एन इंटरनेशनल मार्केट इन देयर कंट्री। कि हमारी जो कंट्री है वो हमारे जो ट्रेडर है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है, उनको हेल्प करने के लिए एक एक विंग खोल के रखी हुई है जो कॉमर्शियल विंग है। आपको हमेशा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को ही बात करना है जब भी बात करोगे, तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में बात करके आगे बढ़ना है। सर एक क्वेश्चन था। ये जो हम्म, ये जो जो मेल आपने लिखी थी, कंटेंट लिखा था, हम्म। इसका एक फॉर्मेट कुछ आप दे देंगे सर, कि मतलब कैसे लिखना है, हाउ वे टू राइट। यस यस, डेफिनेटली उसका एक तो आपको ड्राफ्ट भी मिलेगा, और बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो, और आप जो कंट्री में देना चाहते हो उसके हिसाब से हल्का फुल्का ड्राफ्ट बना के भी दे दोगे, तो हमारी टीम आपको उसको प्रॉपरली सेट करके अच्छा सा ड्राफ्ट बना के दे देगी। वो भेजना, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है सर। वो बेस्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि क्या, हर कंट्री के लैंग्वेज बैरियर्स अलग है। लैंग्वेज तो क्या है, हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करेंगे क्योंकि वहाँ भी इंडियन लोग ही बैठे हैं हमारी एम्बेसी में। लेकिन उनको अप्रोच करने के लिए क्या चीजें चाहिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सही जगह पे है। कि सेंड एन ईमेल टू कॉमर्शियल विंग ऑफ इंडियन एम्बेसी ऑफ द टारगेट कंट्री, राइट अ मीनिंगफुल सब्जेक्ट लाइन। पहले तो अच्छे से सब्जेक्ट लाइन लिखो, फिर क्या चाहिए आपको, इम्पोर्टर्स का डेटा चाहिए कि ये, तो उसमें क्लियरली लिखना पड़ेगा कि कौन सी प्रोडक्ट क्या एग्जैक्टली करना चाहते हो। फिर उसमें इम्पोर्टर्स के साथ में और कुछ चाहिए तो डिटेल रिक्वायर फॉर एसोसिएशंस, अलग अलग एसोसिएशन या ट्रेडिंग कंपनी है उनका अगर डिटेल चाहिए तो वो बहुत स्पेसिफिकली आपको लिखना पड़ेगा। कीप द मैसेज फोकस, पर्पज ऑफ राइटिंग ईमेल रिक्वेस्टिंग फॉर रिसिपेंट टू टेक सम एक्शंस फॉर यू। और ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए वैसे मैंने जैसे बोला कि हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी क्या ध्यान रखना चाहिए, तो कोई शुरुआत के जो मेल है, सबसे पहले आप जो मेल डालते हो उसमें हो सके तो कोई अटैचमेंट न रखो। आइडेंटिफाई योरसेल्फ क्लियरली, बताओ कि आप कौन हो, क्या हो, कंपनी क्या करती है। बी काइंड, यूज अप्रोप्रिएट वर्ड, योर मैसेज लुक प्रोफेशनल, और डोंट एज्यूम प्राइवेसी कि आपका मेल किसी और को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, हो सकता है उनके पास डेटा हो ना हो, किसी और से लेना हो तो। डिस्टिंग बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन, आपको क्या मेल आता है उसका क्या जवाब देना चाहिए, वो शांति से एक बार सोच के अच्छे से जवाब दो। रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली
तो हो सके उतना तुरंत रिस्पांस दो, क्योंकि उनके पास में काफी सारी ऐसी क्वेरियां होगी, तो आपकी क्वेरी कि फिर पीछे वो चली। डिप्लोमेटिक लेवल पे बैठे हैं या मिनिस्ट्रियल लेवल पे बैठे हैं, तो मेल का कंटेंट शुड बी वेरी वेरी, यस, ऑप्टिमिस्टिक। yes, and to show respect and restraint, सैंपल फॉर्मेट विल बी शेयर्ड, लिखा ही है सैंपल फॉर्मेट। लेकिन मैं बोलता हूँ सैंपल फॉर्मेट जो भेजे उससे अच्छा आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से और मार्केट के हिसाब से आप ड्राफ्ट करके भेजो, उसी में ही सुधार करके देना, वो और ज्यादा बेटर ऑप्शन है, मेरा मानना है। तो एम्बेसी से भी हम बायर को फाइंड कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन मैंने बताया। अब और एक ऑप्शन है बायर फाइंड करने का, वो है पर्सनल मीटिंग। कि आपका कोई कांटेक्ट में है, वो कहीं बाहर रहता है, जिसके साथ आपके अच्छे रिलेशंस है, ऐसा आदमी भी आपको इसमें हेल्पफुल हो सकता है। अब उनसे अब किसी का नंबर हमारे पास में आ गया, जब बातचीत चालू होती है तो उनको मिलना भी होगा, और आगे फिर धीरे धीरे बिजनेस रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगी, तो वहां से भी और कई सारे नए कनेक्शन भी खुल के आएंगे। एजेंट वगैरह मिलता है तो वो भी हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। वो उस कंट्री को लेकर के जो भी टेक्निकल चीजें होगी वो वहां से कर सकता है। और आपका कोई फ्रेंड एंड रिलेटिव्स अगर कहीं बाहर रहता है तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है बाहर को ढूंढने में। तो अभी ऑनलाइन मैंने आपको दो चीजें मेजर बताई। एक है बायर को ढूंढना, एक ऑप्शन है ऑनलाइन, दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या क्या कर सकते हैं, उसमें अलग अलग चीजें हमने देखी कि ऐसे ऐसे बायर का कनेक्शन हो सकता है, और ऑफलाइन में भी हमने देखी। तो अभी बायर या सेलर आपको ढूंढना है, तो इजी है आपके लिए कि और भी कठिन लग रहा है आपको? एक चीज बताइए, ट्रेड मैप पे मैंने कंपनियां दिखाई थी ना, वो देखने की जरूरत है अभी फिलहाल? लास्ट सेशन में ट्रेड मैप जब खोलते थे तो उसमें भी हमने कंपनियां रिसर्च की थी, तो वो भी तो मिल ही जाएगा ना बायर प्रोस्पेक्टिव्स में, उसको दिखाने की जरूरत है अभी? सर कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो कि इन सब चीजों को जो है मिला के एक जेन्युइन बायर निकाल सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो बिजनेस नहीं होता, फिर किसी एक जन की मोनोपोली होती जिसने ये बनाया होता। पर ट्रेड मैप का डेटा थोड़ा सा शायद से या तो अपडेटेड नहीं है। मैंने चेक किया था लास्ट ये वीक वो डेटाबेस को काफ़ी, तो उसमें काफ़ी वेबसाइट्स चालू नहीं थे, ये चल नहीं रहे, या नंबर्स भी कोई कोई इनवैलिड बता रहे। तो आई थिंक ये सब ज़्यादा रिलायबल मेथड है जो आज हमने बात किया। हाँ लेकिन देखो, डेटा तो जेन्युइन है, 2024 का डेटा है, यानी डेटा तो जेन्युइन है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वेबसाइट की बात करें या फोन नंबर की बात करें तो यस, वो हो सकता है, क्योंकि लोग बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। कभी एक दो महीना बिजनेस किया, चले गए, फिर अपने आप को अपडेट नहीं किया, ये भी हो सकता है, या वेबसाइट नहीं बनाई हो, वो भी हो सकता है, नंबर चेंज हो गए हो, वो भी हो सकता है। लेकिन वहां पे देखना ऐसे है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका, मैं आपको एक उसी में ही ले जाके एक दिखा देता हूँ, तो ध्यान रखना कि अपने पास अभी उतना टाइम नहीं है, फिर भी इम्पोर्टर और ओके, और यहाँ से मानो कि जापान, जापान में कौन है कॉफी का इम्पोर्टर? और तो मैं बोलता हूँ, तो हो सकता है ये वेबसाइट नहीं चालू है। चलो, ये क्या आया मुझे नहीं मालूम, एक मिनट। एक और देखें, ये चालू,
ट्रांसफर नहीं हो रही है, लेकिन ये वेबसाइट है चालू। ईमेल आईडी भी है और वो भी है। मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूँ कि मानो ये जो कंपनी है तो उसको ऐसे कॉपी मारूंगा, गूगल में डालूंगा। तो कई बार आप जो वेबसाइट वहां से डायरेक्ट ओपन करना चाहते हो वहां से डायरेक्ट करो, कंपनी का नाम गूगल पे डालो और वहां से रिसर्च करो, तो ये इजी हो जाएगा शायद ऐसे। ओके। चलो, तो एक यहाँ से हमें बायर का डेटा मिल सकता है। अब हम जाते हैं बायर, तो हम ढूंढ लेंगे जो दो चार पांच प्रोसेस हमें अलग अलग दिखे उसमें, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? तो बायर वेरिफिकेशन के लिए, और करना जरूरी क्यों है, बायर को क्यों वेरीफाई करना चाहिए? क्योंकि वो हमारी कंट्री का आदमी नहीं है, दूसरी किसी कंट्री का है। हम उसके साथ डील कर रहे हैं फाइनेंशियल, कल के रोज उसने पैसा नहीं दिया तो लिटिगेशंस के जो जो भी चांसेस होंगे आगे एक्सपो। आप में आपने लोकल कोई भी बिल देखते हो डोमेस्टिक, उसमें बिल के ऊपर एक हेडिंग लिखा हुआ आता है, मालूम है? वो लाइन लिखी हुई होती है। किसी को बिल देखा हो तो याद होगा, किसी ने कुछ याद आ रहा है कुछ? बिल होता है ना हमारा, जनरली हम डोमेस्टिक कोई भी बिल देखते हैं हम, तो बिल में एक चीज होती है ऊपर की तरफ में, एक लाइन लिखी हुई होती है। कंपनी नेम, उसके डिटेल्स वगैरह। नहीं, उसके भी ऊपर जहाँ भगवान का नाम लिखते हैं ना, वहीं लेफ्ट साइड के कॉर्नर में ऊपर, या कई बार एकदम नीचे लिखते हैं। पैन नंबर वगैरह। is subject to judiciary of Mumbai or Kolkata or Delhi. एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्यों लिखते हैं? तो क्योंकि उसका कोई भी लीगल एस्पेक्ट होगा तो उसका केस चलेगा उसी कोर्ट में, या तो दिल्ली या कोलकाता या मुंबई, जो भी लिखा होगा। हम तो धंधा कर रहे हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं, तो हाँ। इसमें कहाँ से आएगी? हाँ, मतलब जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड उससे हो गया तो उस हम्म, लोकेशन से होगा। देखो धंधा कर रहे हैं तो डिस्प्यूट होगा, हम्म। कहीं ना कहीं मनमुटाव होगा, कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर के ऊपर नीचे होगा, कहीं पेमेंट को लेकर ऊपर नीचे होगा। तो ये जो होता है इसमें डोमेस्टिक में आप लिख देते हो कि सब्जेक्ट टू फलाना ढिंकना, जो जुडिक्शंस क्यों ऐसा लिखते हैं, जो जिसका जहाँ का लोकेशन वहां का लिखते हैं। जैसे दिल्ली से आपने कोई चीज परचेस की, उसके बिल पे लिख दिया उसने कि जुडिक्शंस ऑफ दिल्ली, और आप रह रहे हो मानो कि कलकत्ता, तो कोर्ट में केस चलेगा दिल्ली में, तो दिल्ली वाले को बार बार भाग के कलकत्ता नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह से। तो इसमें इंटरनेशनल में भी ये सारी चीजें होगी। इस जमीले में पड़ना ही नहीं कि कोई हमें सही बायर, एक ऐसा बायर ढूंढो जो जेन्युइन है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, और पेमेंट किसी का फंसा के नहीं बैठा है। अच्छा, वो कैसे देखेंगे? उसके लिए बायर्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, ड्यू डिलीजेंस से करना पड़ता है। अगर ड्यू डिलीजेंस नहीं किया तो क्या होगा? तो ये होगा कि आए दिन जो न्यूज में आ रहे हैं कि भाई फलाना एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट किया और क्लाइंट ने पैसा ही नहीं दिया और भाग गया। तो ड्यूरिंग अवर कन्वर्सेशन विथ बायर कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी ड्यू डिलीजेंस करते हुए। तो उसमें टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस, जहाँ पे देखो टेक्निकल ड्यू डिलीजेंस है ना, वहाँ पे इनोवेशन, स्केलेबिलिटी, क्वालिटी, यूएसपी, इसके बारे में कुछ बात हो रही है क्या? वो क्या बोल रहा है, उसको क्या समझ है, उसकी कंपनी इसके बारे में क्या जानती है? लीगल ड्यू डिलीजेंस, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ मांग सकते हैं हम, उसने पुराना किसी के साथ बिजनेस किया उसका रेफरेंस मांग सकते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें लिखता है, क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाहिए, उससे भी समझ में आ सकता है।
फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में अकाउंटिंग, प्लानिंग, टैक्स ऑडिट, लिक्विडिटी, उसके पास क्या है, कितना पैसा है, और क्यों काम करना चाहता है, और कहाँ है, ऑफिस कहाँ है उसका, कैसे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है। देन कॉमर्शियल ड्यू डिलिजेंस, मार्केट, कंपटीशन, यूनिट इकोनॉमिक, ये सब चीजों के बारे में उसको क्या लगता है। और बंदा समझ में आ जाता है बातों से। आपको, आप जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आओगे ना, आपको नाइजीरिया से काफी सारे मेल आने शुरू हो जाएंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके 5 लाख पीस चाहिए, 10 लाख पीस चाहिए, 15 लाख पीस चाहिए, ऐसा। तो आप ऑर्डर देख के पागल हो जाओगे, अरे रे रे, इतना मोटा ऑर्डर मिलना है, मैं कैसे भी करके लेना है। लेकिन वो फ्रॉड ईमेल होते हैं। तो ये सबको कैसे जानना है? तो ठीक है, तुझे 15 लाख पीस चाहिए ना, नो प्रॉब्लम, एक पीस का टेक्निकल डेटा दे, क्या होता है, कैसे होता है, इसमें और क्या, आपको प्रोडक्ट के आप मास्टर हो, आपको सब मालूम है, लेकिन वो फंस जाएगा उसमें, सब समझ में आ जाएगा। उस कंपनी का फिर डिटेल मांगो, आप आपका फाइनेंस दो, ये सब चीजों से आप पकड़ लोगे उसको। मानो ये सब चीजों में नहीं समझ में आया और हम धंधा करें कि भाई ये सब फिर ढूंढने बैठे, तो उसके लिए अगर है तो उसके लिए ईसीजीसी हमें हेल्प कर सकती है। ईसीजीसी क्या है? तो ईसीजीसी का पूरा नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसा नाम है ये। एक मिनट, और मुझे इंग्लिश चाहिए, आगे इंग्लिश। तो ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। उसका जो मेन पर्पज है वो है इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और इंडियन एक्सपोर्टर्स है उनको उतना मोटिवेट करना कि वो लोग हार न मान ले। तो उसमें सबसे पहला रूल आता है, वो है बायर फंडिंग का। बायर फंडिंग के बाद बायर वेरिफिकेशन का। तो आपको क्या करना है, ईसीजीसी में ईमेल लिखना है, या फिर आपको पर्सनल जाके भी आप कर सकते हो। तो वहां जाके पूछना है, बायर का डिटेल देना है, बायर की बैंक की डिटेल देना है, एंड दे विल चेक फ्रॉम एयर। उनका बहुत अच्छा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क है, वहां से वो लोग चेक करें कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है, हमारा जो बायर है वो जेन्युइन है कि नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा? तो उनका ईसीजीसी का अलग अलग कंट्री में नेटवर्किंग होता है। आपने जिस कंट्री के बायर की डिटेल दी वो वहां पे चेक करवा देंगे कि वो सही में वहां पे है कोई कि नहीं है। अगर है तो बैंक से, जो आपने बैंक का डिटेल देते हो उससे बैंक का क्रेडेंशियल वगैरह निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोन लेते हो तो सीबीआई स्कोर आता है ना, इस तरह से हर कंट्री का, और उसमें भी कंट्री के बाहर का, कहीं ना कहीं ऐसा कोई सीबीएल स्कोर जैसा ही एक्सपोर्ट की लाइन का बनता होगा उनके व्यवहारों के हिसाब से। तो खास करके दुबई में जो फ्रॉड होता है उसमें फ्रॉडुलेंट जो बायर है उनका नेगेटिव लिस्ट में नाम आ जाता है। तो कभी भी वो किसी बायर को फंसाने जाते हैं तो ये बायर का यहाँ पे अप्रोच होता है, और ईसीजीसी बोलता है कि नहीं, इससे मत करो, ये फ्रॉड है। आपको समझ में आ गया कि इसके साथ धंधा नहीं कर सकते। इससे फ्रॉड लोग समझ में आ जाते हैं। तो जेन्युइन है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम ईसीजीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ईसीजीसी और क्या हेल्प कर सकती है? तो ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर्स अगेंस्ट पेमेंट रिस्क। पेमेंट रिस्क हुआ तो उसके सामने इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देती है ईसीजीसी। अब उसमें कौन से टाइप के आ सकते हैं तो मैं अब बताता हूँ आगे कि एक्सपोर्ट में कौन से टाइप के रिस्क आते हैं और कैसे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।
प्रोवाइड गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, आपको कुछ पूछना है एक्सपोर्ट के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, किसी कंट्री की क्या सिचुएशन है, तो वो आपको उसमें गाइड कर सकते हैं हम। मेल मेक्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंट्री विच इज ऑन क्रेडिट रेटिंग, जैसे मैंने बताया ना कि कौन सी कंट्री का क्या रेटिंग है। तो A1, A2, B1, B2 न C1, ऐसे 5 कैटेगरी है, उसमें कौन सी कंट्री कौन सी कैटेगरी में आती है वो उनके पास लिस्ट होता है। तो आपको समझ में आएगा कि रिस्क के हिसाब से कौन सी कंट्री अभी ज्यादा रिस्की है और कौन सी नॉन रिस्की है। और एक चीज इसमें है, वो है कंट्री का प्रीमियम जो है। इस ये जो इसी से जो भी काम करती है ना, उसमें इंश्योरेंस जो हम लेते हैं उसका प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम का रेट जो क्रेडिट रेटिंग दिया हुआ होता है ना, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। अच्छा वाला रेटिंग में प्रीमियम कम होगा, तो रिस्क वाला में प्रीमियम ज्यादा होगा। ऐसे makes it easy to obtain export finance from bank and financial institute। Yes, Ayush। सर ये एक्सपोर्ट के पूरे प्रोसेस में कौन से स्टेज पे हमें ईसीजीसी का साथ लेना चाहिए, मतलब लेना पड़ता है कि आप बायर वेरीफाई करो तो आप एकदम शुरुआत में कर रहे हो, बट मान लीजिए आपका बायर आप जानते हो फिर, तो आप इंश्योरेंस कौन से स्टेज पे लेना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग में आप ले ले रहे हो कि काफी आगे बढ़ के आप उनसे बात करो तो भी आपका काम। स्टार्टिंग से ही लेना चाहिए, चाहे आप जानते हो कि नहीं जानते हो। बायर का जेन्युइननेस चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये लोग भी इंश्योरेंस तभी देंगे जब जेन्युइनिटी चेक करके, अगर पॉजिटिव है तो ही इंश्योरेंस देंगे, नेगेटिव में तो वो खुद ही मना कर देंगे। क्योंकि आप जानते हो कि ये बायर जो है वो जेन्युइन नहीं है, वो आप खुद फिर उसके बिजनेस करना चाहोगे तो ईसीजीसी बोलेगी कि इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। जो जेन्युइन नहीं है उसके लिए वो हेल्प नहीं करेगी, लेकिन आपको रिपोर्ट जरूर देंगी कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग से ही एंगेज कर देना चाहिए। फिर शिपमेंट जाता है, उससे पहले हम पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम भरते हैं, शिपमेंट गया, फिर क्लेम वगैरह होता है अगर कुछ हुआ तो। और इसमें आप क्लेम करते हो तो महीना 2 महीना के अंदर अंदर में आपका 85% से 95% तक की अमाउंट आपके हाथ में दे देते हैं इसी से। कभी तो बायर फ्रॉड किया, उसमें कैसे किया कि एक तो होता है उसने माल वहां पे छुड़वा दिया और फिर पैसा ही नहीं दिया, बोल रहा है क्वालिटी इश्यू है, वो है फलाना ढिंगना करके, जेन्युइन कुछ बताता नहीं लेकिन पैसा भी नहीं देता है। तो एक ये फ्रॉड होता है। दूसरा क्या होता है कि वो माल छुड़वाता ही नहीं है, लेकिन आपने पोर्ट के ऊपर पहुंचा दिया, अभी मानो कि एडवांस पेमेंट नहीं है, तो होगा क्या, वहां पे माल पोर्ट के ऊपर पड़ा रहेगा, डेमरेज चढ़ता रहेगा, वो आएगा ही नहीं। तो आपको माल वहां पे क्लियरेंस करने के लिए दो ही ऑप्शन है। ये कि आप ऑल्टरनेट बायर ढूंढो, मतलब वहां पे कोई ऐसा बायर ढूंढो जो प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। तो वहां पे 20% तक का आप डिस्काउंट दे सकते हो, और दैट विल रिकवर बाय ईसीजीसी, वो ईसीजीसी से आपको रिकवर हो जाएगा 20%। कभी ऐसा होगा कि बायर ने माल छुड़ाया नहीं और ऑल्टरनेटिव बायर मिल नहीं रहा है, तो आपके पास री इम्पोर्ट का ऑप्शन होता है, मतलब आप वापस ला सकते हो उस गुड्स को, जिस पोर्ट पे पहुंचा वहां से आपको वापस लाना है। तो उस केस में भी जो भी आपका लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस होता है ये रिकवर हो जाएगा आपका ईसीजीसी से। तो इस तरह से हेल्प होता है। फिर प्रोवाइड गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी, मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंट्री विथ इज ऑन क्रेडिट रेटिंग, मेक इट इजी टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया। अब एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद आप, एक मिनट, आपको पैसा चाहिए, आप बैंक में लोन लेने के लिए जा रहे हो। अब जनरली बैंक लोन देती है तो उसके सामने आपके पास मॉर्गेज मांगती है। अब एक्सपोर्ट के ऑर्डर के सामने ईसीजीसी बैंक को एक क्रेडिट
वर्दीनेस देती है कि क्रेडिट, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हम मॉर्गेज भी नहीं देना है, कोई कोलेटरल भी नहीं रखनी है। बैंक में से जब लोन लेते हैं तब कोई कोलेटरल नहीं, कोई मॉर्गेज नहीं, कोई एफडी नहीं। ईसीजीसी से सिर्फ क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट का एक लेटर बैंक लिख गारंटी। बैंक को दे दो, तो वहां पे आपका लोन सैंक्शन होगा। ईसीजीसी उसका बैकअप में रहेगा। और कल के रोज बैंक की लोन आपने सही से पेमेंट नहीं की तो ईसीजीसी वो लोन पे करेगा, लेकिन वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर के सामने, और एक्सपोर्ट में जेन्युइनली आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो ये चीज पॉसिबल होती है। असिस्ट एक्सपोर्टर्स इन रिकवरिंग बैड डेब्ट्स, कि आपका पैसा नहीं आया तो किससे बात करना है, कहाँ पुलिस केस करेंगे, कौन से एम्बेसी को बताएंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, ये सारी चीज में हमें गाइड करता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिटवर्दीनेस ऑफ बायर्स ओवरसीज बायर, बायर जेन्युइन है कि नहीं है उसका ये देती है। अब उसके जो इंश्योरेंस है उसमें वैरायटी ऑफ इंश्योरेंस है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, अलग 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 बहुत सारे इंश्योरेंस है। हमें कौन सा लेना है, तो हमें पॉलिसी काफी सारी चालू होगी, बंद हो जाएगी, नया आएगा, ऐसा ऐसा होता है। हमारी कंपनी के लिए क्या बेस्ट है वो आपको उस हिसाब से लेना है। अब बैंक से जो ईसीजीसी का जो कवर है बायर के सामने, वो क्या हम बायर के सामने ही ले सकते हैं? नहीं, हम बैंक के सामने भी ले सकते हैं। क्या हम बैंक के सामने और बायर के सामने लेते हैं? नहीं, हम कंट्री का भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कैसे? ओके, समझाते हैं। कोई एक बायर है, उसने आपको एलसी नहीं दिया है, नॉन एलसी वाला है। अगर नॉन एलसी वाला है तो डेफिनेटली हम बायर के साथ में जाएंगे। लेकिन एलसी है तो वहां बायर का मेजर रोल कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां लेटर ऑफ क्रेडिट होती है वहां पैसा देने वाला कौन होता है? बैंक। बायर होती है कि बैंक होती है, किसी को मालूम है? बैंक। बैंक ये होता है। बैंक होता है। तो वहां पे हमें बायर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एलसी के केस में हम बैंक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर वो वहां की बैंक है, उस कंट्री की, और थोड़ा डर लग रहा है। अब एलसी भी है, बायर भी है, सब है, सबका प्रोटेक्शन करे ना करे, लेकिन अभी ऐसी हालत है जैसे अभी कहाँ पे ईरान ने बमबारी चालू कर दी, उसको कतार ही बोलते हैं शायद, तो हाँ कतार में ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा कोई शिपमेंट कतार जा रहा है, हम क्या करेंगे? तो जा सकता है, लेकिन वहां पे कंट्री का प्रोटेक्शन लेके भेजेंगे कि उस कंट्री को कुछ हो गया तब हम क्या करेंगे। तो ये ईसीजीसी है। ईसीजीसी के बारे में किसी को कुछ क्वेश्चन है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? सर ये एलसी और नॉन एलसी वाला समझ में नहीं आया मुझे। पेमेंट टर्म्स होती है ना, वो अभी आपको समझाई नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। पेमेंट टर्म्स इसके बाद का जो एक सेशन है ना, शिपिंग और लॉजिस्टिक वाला, उसके साथ में पेमेंट टर्म्स ऐड है, तो तब आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ कि आप लेटर ऑफ क्रेडिट में पेमेंट नहीं मांग रहे हो, कोई उधारी है, तो उधारी वाला चीज में आपको बायर को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब लेटर ऑफ क्रेडिट होगी तो वहां बायर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बैंक तभी लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करती है जब 110% का बैलेंस वो उसका रखे, बायर के पास से लेके। तो पैसा है बायर का लेकिन बैंक में है, हमारे पास नहीं आया अभी तक। ऐसे केस में बैंक को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। ऐसा। अब ईसीजीसी से बाद में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, डन एंड ब्रैडशीट। तो ये भी आप उसको ऑनलाइन भेज सकते हो, बायर का डिटेल और सब कुछ, तो वो आपको क्रेडिट रेस ऐसे बना के दे सकते हैं कि विदर दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। अब बायर वेरिफिकेशन की जो दूसरी प्रोसेस है उसमें हमारी ओर से भी कोई चेकिंग पॉइंट्स आते हैं कि कोई कोई चीज हम खुद चेक करें।
ईसीजीसी करेंगे, डन एंड ब्रेडशीट करेंगे, बराबर है, लेकिन कोई कोई चीज हम करेंगे तो उसमें कैसे कर सकते हैं कि गूगल बायर्स कंपनी एंड विजिट वेबसाइट, गूगल करो है कि नहीं है, चेक प्रमोटर एंड देयर बिजनेस बैकग्राउंड, किसने बनाया कंपनी, कहाँ से आया, क्या किया, टाइमलाइन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी की कल की कल बना, 2 साल में बना और अब्जोपति हो गया, कि 10 साल से चल रहा है और करोड़पति बना है, ऐसे। देन अवार्ड सर्टिफिकेट, कुछ अभी जैसे हमने अलीबाबा पे देख रहे थे, तो कंपनी की डिटेल देख रहे थे, तो उसमें हमने क्या देखा कि कंपनी ने कुछ सर्टिफिकेशन डाले हुए हैं। तो वो अगर कोई कंपनी डालती है तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो उसको, लेकिन है कंपनी अस्तित्व में और अच्छे से चल रही है करके हमें समझ आता है। वेरीफाई द एड्रेस विद गूगल मैप, उसने जो गूगल मैप, गूगल का एड्रेस, उसका एड्रेस जो डाला हुआ है वो गूगल मैप पे डालने की कोशिश करो। वहाँ ऑफिस वगैरह कुछ दिख रहा है क्या, वहाँ कुछ है ऐसा जहाँ से हमें मालूम पड़े कि हाँ वो है वहाँ पे, ऐसा। चेक द बायर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई उसने सर्टिफिकेट वगैरह दिए तो उस इंस्टीट्यूट को पूछो और जिसने सर्टिफिकेट दिए कि क्या ये जेन्युइन है, सर्टिफिकेट आपने दिए हुए हैं, ये हम पूछ सकते हैं। Then I will check with trade promotion body if there is a bad history. कई बार एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास भी जो लिस्ट होता है उसमें वो लोग फिल्टर मार देते हैं कि ये बंदा सही नहीं है या कुछ पास्ट एक्सपीरियंस उसका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स काउंसिल्स मेंबरशिप, एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी, एम्बेसी। हमने एम्बेसी से जैसे डेटा लिया उसी तरह से एम्बेसी को भी आप पूछना है तो पूछ सकते हो कि भाई ये जेन्युइन बायर है कि नहीं है। ईसीजी से सपोर्ट ले सकते हो, डीएनबी से सपोर्ट ले सकते हो। अब बैकग्राउंड रिपोर्ट ऑन स्पेसिफिक फॉरेन फर्म, इसमें एक आईसीपी बनाया हम, इंटरनेशनल कंपनी प्रोफाइल आईसीपी, जिसमें इंफॉर्मेशन ऑफ द फर्म, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रिलेटिव साइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जनरल रेपुटेशन, टेरिटरी रिकवर, ये सारी चीजों को भी हम चेक कर सकते हैं। कम्युनिकेशन कैसा करना है तो ईमेल, टेलीफोनिक, सोशल नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क, वेब, ऑनलाइन मीट्स वगैरह से। अब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं कि कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें क्या करना है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा भार नहीं देता हूँ और हम तब तक और कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। ब्राउज थ्रू कंपनीज वेब पेज एंड एनालिसिस, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, अंडरस्टैंड ही इज द ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, और ये समझ में आ जाता है, वेबसाइट देख के समझ में आ जाता है कि ये ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर, और कई लोग लिखते भी हैं कि वी आर अ ट्रेडर, वी आर अ मैन्युफैक्चरर, ऐसा करके लिखते हैं तो समझ में आ जाता है। सर्च द जियोग्राफिकल लोकेशन विद गूगल मैप, क्लिक ओके टू गूगल रिव्यू देखने की कोशिश करो। सर्च द कंपनी पेज ऑन लिंक्डइन टू डू चेक द प्रोफाइल, online directory of foreign country. Once you are clear with the buyer state status and the product that he is dealing with, the matching to your criteria, start the communication. बायर का कॉन्टेक्ट डिटेल मिले तो आपको कभी भी, तो कोशिश ये करो कि पहले मेल करो, इसके बाद व्हाट्सएप या जो आपको ठीक लगे, डायरेक्ट कॉल मत करो, पहले एक आध दो मेल हो जाए उसके बाद डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश करो। और फॉरेन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लैंडलाइन नंबर बहुत कम यूज़ होते हैं, हो सके तो मोबाइल वगैरह ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जिस किसी को भी आप कॉल लगाते हो अगर लैंडलाइन पे वगैरह है और वो बंदा जिससे आपको बात करनी है वो नहीं है, तो वहाँ कोई किसी को फोन ट्रांसफर नहीं करता है। तो आपको वेरी मच क्लियर, जिससे बात करना है उसी का ही मोबाइल। व्हाट्सएप कॉल उठा लेंगे सर? व्हाट्सएप पे कॉल करना एक डिस्टरबेंस जैसा लगता है ना भाई, तो इसलिए मैसेज करना बेहतर है। वैसे कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, आपको कोई अननोन कॉल आता है तो आपको कैसा लगता है, आप फिर कभी उठाते नहीं उठाते, ऐसा तो उस तरह से सेम सामने भी ऐसा है, जनरली उठाते नहीं तो फिर दिक्कत होती है, ऐसा। एंड यूजुअली ये जो दुबई और
यूएई जैसी कंट्रीज हैं, यहाँ पे तो व्हाट्सएप चलता भी नहीं है, कॉल वगैरह। तो बोटिम है ना वहाँ पे, हाँ, बोटिम। वोटिंग पे। बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, टेलीग्राम चलता है। मैं बोला ना कि आपको इसके लिए क्या करना है। ये जैसे व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया ही है एक तरफ से देखा जाए तो आपको उस कंट्री में कौन सा चल रहा है वो देखोगे ना, तो उसमें आपको ये मिलने ही वाला है। वहाँ बोटिम दिखेगा आपको, बोटिम से आप कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन कैसे लिखना है, तो start with greetings from your company. Good morning or hope you doing well or greetings of the company, ऐसा करके जो भी कम्युनिकेशन के फर्स्ट सेंटेंस होते हैं वो लिखो। इंट्रोड्यूस योर कंपनी, छोटा सा अच्छा बिजनेस प्रोफाइल बना के डालो। बुलेट्स पॉइंट्स विल बी फाइन। मेंशन वेबसाइट इंस्टीट्यूट एट द प्रोडक्ट कैटेलॉग। प्रोडक्ट कैटेलॉग वगैरह अच्छा नहीं लगता, बेटर है वेबसाइट रिफर करने के लिए बोल दो ऐसा। तो बाकी तो ठीक है। यस, करमनी जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सर, हम्म। यहाँ पे से इंडिया से कोई वॉइस सर्विस होगी क्या? कोई फॉरेन कंट्री में हमें कॉल करना हो उसके लिए हम्म। वॉइस सर्विसेज आती है ना, जैसे यूएस कनाडा में लोग खरीदते हैं यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए, तो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वैसे। तो यहाँ से कोई ऐसी सर्विसेज है क्या? हम तो जनरली व्हाट्सएप पे ही करते हैं या बोटिंग पे करते हैं, या फिर हम फोन होता है उसमें से direct होता है उससे करते हैं। बाकी कोई फ्री वाला होगा तो वो तो नहीं, लेकिन लोग कई बार वो फॉरेन का वीपीएन लेके करते हैं, लेकिन चीज नहीं उसमें उसमें अब हम हमको भी करते हैं वो लोग ना, फिर फ्रॉड स्पैम वगैरह में चला जाता है। तो वो चीज ठीक नहीं है वीपीएन वाला। बाकी डायरेक्ट मैं जो करता हूँ, मैं जियो के कॉल वो है उसमें आईएसडी का ऑप्शन है, उसमें रिचार्ज करते हैं। तो डिपेंड कर किसी कंट्री, किसी कंट्री में 2 रुपया कटता है, किसी में 15 रुपया कटता है, किसी में 70 रुपया भी कटता है। बट बात अच्छी होती है, जियो वाले में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अब तक। बाकी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि आईटी में बहुत सारे ऐसी चीज है जो इलीगल होते हैं, तो वो भी देखना और वो करना न, ऐसी चीजें तो मुझे वो आइडिया नहीं है, मैं उसमें जाता भी नहीं हूँ। आपको सर्च करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन भी होगा, तो मुझे नहीं आइडिया है। थैंक यू। So the potential of your company कंपनी विल बी प्रॉफिटेबल, जैसे टीएस तो हमने बात कर ली। अब डीलिंग विद बायर के साथ, हाँ सैंपल वाला एक आपको समझाना है। और बायर के साथ जब बात करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जब बात करते हैं तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बायर्स प्रोडक्ट, गेट द एग्जैक्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन विद एचएसएन। एचएसएन कोड अलग अलग आपको उनके सब पड़ेगी, बैठ की बात मिनिमम क्वांटिटी कितना आप मिनिमम ऑर्डर चाहते हो, क्योंकि अगर है कोई मशीन में अगर कोई एक लॉट चलाना है उसमें 500 किलो ही चाहिए, तो आपको लेना है मिनिमम, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। एंड यूज डिटेल, एंड यूज डिटेल क्यों चाहिए, क्योंकि अभी स्कॉमेट का नया रूल्स निकला हुआ है। स्कॉमेट रूल में क्या है, एंड यूज क्या है, वो आर्मी में नहीं यूज हो रहा है या मिलिट्री में या कोई आतंकवादी प्रवृत्ति में ऐसे यूज नहीं हो रहा है, ऐसा करके एक स्कॉमेट आता है। तो आपको एंड यूज क्लाइंट को पूछ लेना है कि उसकी कोई यूज है वो, उसका जो एंड यूज है वो जेन्युइन है। टारगेट प्राइस, क्वालिटी, ग्रेड, गेट द डिलीवरी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब गुड्स डिस्पैच करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उस दिन को निकलना ही चाहिए होता है। आइडेंटिफाई लोकल मैन्युफैक्चरर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, चलो ये नहीं देखना है, ये भी नहीं देखना है। यस, प्रोडक्ट का सैंपल के ऊपर मैं आता हूँ। तो सैंपल हमेशा
अगर छोटा सा सैंपल है आपका, ज्यादा उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट है ऐसा नहीं है, तो हो सके तो 2 सैंपल निकालो और एक भेजो और एक आपके पास रखो कि ये मैंने इसको भेजा हुआ है करके। तो क्योंकि ये आप एक साथ मानो 10 लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो, उस टाइम पे कम्युनिकेशन में आपके और बाहर के कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो कलर क्या बोल रहे हैं, आप कलर क्या बोल रहे हो, आप वो साइज क्या बोल रहे हैं, आप साइज क्या बोल रहे हो। इसलिए जो प्रोडक्ट है उसके 2 सिंपल निकाल के एक भेज दो और एक उसके नाम का लिख के अलग से आपके पास रखो, तो जब भी डिस्कस करना हो इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये जो सैम्पल आप भेज रहे हो उसके अगर कोई रूल्स रेगुलेशन है तो हाँ है। आप आपकी टोटल जो भी टर्न हो उसका ज्यादा बढ़ना चाहिए। कोई भी सैंपल एक टाइम पे जब भेजते हो वैल्यू 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सैंपल का बोनाफाइड एक सिस्टम को ऑथोरिटी दी है बोनाफाइड असेसमेंट की, कि आपकी प्रोडक्ट है वो आप एक भेज रहे हो सैंपल, लेकिन आप 500 भेज रहे हो सैंपल में, तो वो चीज फिर सैंपल नहीं होती है, तो बोनाफाइड जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो इस तरह से सैंपल जाने चाहिए। जब भी सैंपल भेजते हो प्रॉपर इनवॉइस बनाओ, उसका इनवॉइस का सैंपल आपके साथ शेयर किया जाएगा, जब भी आपको जरूरत होगी मिलेगा। नहीं तो हमारा जो ग्लोब प्लस है उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन डाले ही हुए हैं, तो उसमें सैंपल इनवॉइस भी है। So while sending sample, please consider below point. Packaging of sample product, ask if they want specific pack. कभी कभी क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक पैकिंग में म्यूट, ओके, स्पेसिफिक पैकेजिंग में मानो कोई गारमेंट्स आपको भेजना है और उसमें उसने कोई प्लास्टिक डालने को बोला, तो वो फिर आपको साथ में वही प्लास्टिक पे जो जो उसने बोला होगा, या कोरोगेटेड बॉक्स कुछ बोला तो वही बोलो जो उसने पैकिंग के लिए बोला होगा। तो फिर पैकिंग के लिए कोई दूसरा झंझट आपका खड़ा ना हो जाए इससे। फिर अ, यश आयुष कुछ पूछना चाहते हो? सर एक बात पूछना था, सैंपल हम जो भेज रहे हैं क्या हमें इसके लिए मतलब पूरा ही जो प्रोसेस होता है एक्सपोर्ट का वो पूरा प्रोसेस हमें लगाना पड़ता है फॉर अ स्मॉल सैंपल कि ये अलग से अगर मान लीजिए छोटा सा हुआ उसका खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, हम उसको एक अलग से कोरियर के तौर पे भेजे और फिर उसको एक्सपोर्ट वैसा भी हो सकता है? ऐसे ही होता है। सैंपल आपका कुरियर मोड पे या पोस्ट मोड पे जाता है जनरली, ओके। बहुत बड़े वॉल्यूम में नहीं है तब तक तो कोई टेंशन नहीं होता है। और उसका जो इनवॉइस वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो भी आपका जो कार्गो मोड जाता है उससे कुरियर डिफरेंट होता है, क्योंकि कुरियर ये सैंपल, क्योंकि सैंपल में आप क्लियरली मेंशन करते हो इनवॉइस पे, इनवॉइस मेंशन सैंपल ओनली फॉर इवेल्युएशन एंड नॉट फॉर सेल। तो वो आपको इजीली चला जाता है। आप इंपोर्ट का सैंपल भी मंगवा सकते हो, एक्सपोर्ट का भी सैंपल मंगवा सकते हो। ये जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए पेमेंट ट्रांजैक्शन की भी कोई मगजमारी नहीं होती है, तो इजीली मूवमेंट हो जाती है। कार्गो से पूरा डिफरेंट प्रोसेस होता है इसका। ओके। Kindly ask buyer that sample will be free, however freight charges will be paid by our company। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसमें सैंपल तो हम फ्री देंगे, लेकिन कुरियर कंपनी के जो चार्जेस हैं वो बायर बेयर कर से, हाँ बायर बेयर कर सकता है। तो उन लोगों का जो फॉरेनर्स कंपनी है उनके डीएचएल वगैरह में अकाउंट होते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली भी यहाँ से पिकअप कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ये होता है, आप डायरेक्ट कुरियर का नंबर मांग सकते हो उनसे और उसमें बुक करवा के आप भेज सकते हैं। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, जो हमने देखा वही चीज़ है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन में भी कुछ मैं नहीं देखता हूँ। ये फ्लो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कई बार। एक चीज बाकी रही थी वो सैंपल की, और सैंपल की भी हो गई। तो यहाँ पे बायर फाइंडिंग्स में हमने जो देखा कि बायर का डेटा कहाँ से लेना है,
मेल कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। कई बार कई जगह से डेटा मिलेगा, ईमेल आईडी होगा नहीं, गूगल करना पड़ेगा। तो इस तरह से डेटा फाइंड करना है, कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन होने के बाद बाकी की चीजें स्टार्ट होगी, जिसमें आप सैंपलिंग भेज सकते हो वगैरह वगैरह। तो अब एक बार इस तरह से बायर मिल भी जाएगा, उसका रिप्लाई आ जाएगा, तो उसके बाद वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है कि वेदर द बायर इज जेन्युइन नॉट, उसके लिए हम ईसीजीसी को देख सकते हैं, डीएनबी को देख सकते हैं, और हम पर्सनल वे भी काफी कुछ उसका ट्रैकिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी नाउ फ्लोर इज योर्स। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग डिस्कशन करते हैं। एनी क्वेश्चन? और आपके क्वेश्चन को डिस्कशन करूं तब तक वो अग्रवाल जी का जो क्वेश्चन था उनको साथ साथ दिखाते जाता हूं कि हमने कहाँ से क्या किया था। अगर दिख जाए तो तब तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछते रहो। हम यहाँ पे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे, ट्रेड एनालिसिस में गए थे, ट्रेड स्टेटिस्टिक, उसमें एनुअल में गए थे, और उसमें फिर यहाँ से अलग अलग HSN कोड वगैरह डाल के हम जब सबमिट करते हैं तो उसका डेटा आता है हमारे पास में, और उसको फिल्टरिंग किया था। तो आप यहाँ पे जाके एक बार देख लेना उस चीज को। तो आ जाओ कैमरे पे, है सब कि नहीं है अभी तो देख लो कम से कम। चलो दिलीप भाई दिखे, प्रीतम दिखा, काम कर्मानी दिखी, और कौटिल्य दिखा। हाँ, गिरीश जी भी है, और नजीबुद्दीन जी। नजीबुद्दीन, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज? अभी तो नहीं सर, वो जो अगले सेशन पे होगा, जो फंडिंग का सेशन पे। भूषण है, ओके। तो देखो, आपको अगर एनी टाइम कोई क्वेश्चन हो तो आप राह मत देखना। आप वो क्वेश्चन के लिए हमारी टीम को बोलना कि ऐसा क्वेश्चन आया है तो क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, वो आपको गाइड करेंगे। आपको स्पेसिफिक मेरे से बात करनी होगी तो मैं भी आपसे बात करूंगा। और अगर आपको प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ हो रहा है कि आपका कंपनी का आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट ये है, मार्केट ये सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसा है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको कुछ कंसल्टिंग चाहिए, वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि क्या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा ही है, एकनाथ शास्त्री। मैं लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, कभी भी आपको कनेक्शन चाहिए बोल देना। और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं नंबर इसलिए नहीं देता हूँ कि हम अगर बिजी शेड्यूल में कहीं ना कहीं किसी का कॉल आए और सही से हम न्याय ना दे पाए आपको, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती है। बट थोड़ा अपॉइंटमेंट लेके कि हम जनरली वेडनेसडे को ग्रुप, जिसको भी पर्सनली कुछ इश्यू आ रहे हैं उनके साथ में बात करते ही है। तो आप टीम के साथ बात कर लेना और बता देना क्वेश्चन, नहीं तो लिंक्डइन पे मैं हुई, आप कनेक्शन डाल दो, फिर मैसेज कर देना, और फिर मैं कुछ जरूरत होगी तो गाइड कर सकता हूँ। तो होप यू एंजॉय गाइस। सर लिंक्डइन पे आप किस नाम से हैं? जी, डिस्प्ले हो रहा है भैया, वही है। एकनाथ शास्त्री। जी, ओके। तो शायद टीम हमारा फीडबैक मांगेगी, जो आपको लगे वो अच्छा सा फीडबैक दे दीजिएगा। और एनी टाइम लाइफ में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी, लाइफ में कभी भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कहीं भी आप फंसो तो बिल्कुल याद करना, हम हमेशा अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच। Thank you.